नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए हर तरीके से मंगलमय हो। बच्चों, हम लोग स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ रहे थे, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्ज़रलैंड पढ़ेंगे, अर्थात स्विट्ज़रलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है उसको समझेंगे। देखिए, जहाँ भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ लोकतंत्र के दो स्वरूप देखने के लिए मिलते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। विश्व के लगभग सभी देशों में जहाँ पर लोकतंत्र विद्यमान है, लोकतंत्र का जो दूसरा स्वरूप है अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो देखने को मिलता है। चाहे अमेरिका हो, भारत हो, फ्रांस हो, लेकिन स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर हमें लोकतंत्र का प्रत्यक्ष स्वरूप देखने को मिलता है। और लोकतंत्र के प्रत्यक्ष स्वरूप के विद्यमान होने के कारण ही स्विट्ज़रलैंड की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ये विश्व भर में विख्यात है, अनूठी है, अनुपम है। कोडिंग ने कहा है कि आधुनिक शासन प्रणालियों में स्विट्ज़रलैंड को ही प्राय सबसे अधिक लोकतांत्रिक समझा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का जो अभिप्राय है वो है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का शासन जो है वो तो होता है, जनता के लिए भी होता है, लेकिन शासन जो है वो जनता द्वारा ना किया जाकर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड लोकतंत्र का घर है और सबसे पुराना लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें वो समुदाय हैं जिनमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब विश्व के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम नहीं था। लोकतंत्र के सिद्धांतों का विकास स्विट्ज़रलैंड में हुआ और यूरोप के किसी भी अन्य राज्य की अपेक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक दृढ़ता के साथ स्विट्ज़रलैंड में ही विकसित किया गया। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है क्या? देखिए बच्चों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है उसका अभिप्राय होता है प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे सीधे प्रशासन में जनता की भागीदारी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य होता है प्रशासन में जनता की भागीदारी तो होती है किंतु वो प्रत्यक्ष ना होकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए लिंकन ने लिखा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वो है, ये वो सरकार है जो जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा चलाई जा रही है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, भारत, इंग्लैंड आदि देशों में प्रजातंत्र तो पाया जाता है किंतु उसका स्वरूप अप्रत्यक्ष है, अर्थात वहाँ जनता की सरकार तो है, जनता के लिए भी सरकार है, लेकिन वो जनता के द्वारा ना चलाकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाई जा रही है। और जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वहाँ सरकार को सीधे जनता के द्वारा ही चलाया जा रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अभिप्राय है राज्य व्यवस्था की नीतियों का निर्माण और उसके संचालन के सिद्धांत समस्त नागरिकों की सामूहिक बैठकों और सम्मेलनों में निश्चित होते हैं। इस कार्य के लिए प्रतिनिधियों को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है जैसे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बनाया जाता है। वर्तमान समय में स्विट्ज़रलैंड के छोटे छोटे कैंटन्स में ये व्यवस्था जीवित है।
स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है क्योंकि व्यापक रूप से इसका प्रयोग होता है। वहाँ की जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करती है और नीतियों का निर्धारण करती है। कुबली ने कहा है कि स्विस नागरिक की स्थिति ये है कि वह स्वयं अपना स्वामी है और शासन उसके लिए केवल एक सेवक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्येक वयस्क नागरिक को राजनीतिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करता है। साथ ही साथ नागरिकों को राज्य की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराता है। इसमें नागरिकों के मध्य उत्तरदायित्व की भावना तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ वो प्रशासनिक कला के प्रति चिंतन करने में सक्षम भी हो जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है उसके कुछ उपकरण हैं, अर्थात कुछ मेथड हैं जिनके माध्यम से जनता जो है वो शासन में भागीदारी को निभाती है। पहला है लोकसभाएं, दूसरा साधन है जनमत संग्रह, तीसरा साधन है आरंभक और चौथा साधन है प्रत्यावर्तन। देखिए बच्चों, इन चारों साधनों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति सीधे तौर पर शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। सबसे पहला है लोकसभाएं। लोकसभा के द्वारा स्विस नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेते हैं। कैंटनों में लोकसभाओं के निर्माण तथा उनमें सीधे रूप से भाग लिया जाता है। इसी प्रकार की लोकसभाएं जिन कैंटनों में हैं वहाँ कैंटनों के स्वतंत्र नागरिक उन सभाओं के सदस्य होते हैं। इन सभाओं की वार्षिक बैठकें होती हैं जो साधारणतः उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार की व्यवस्थापिकाएं करती हैं। लोकसभाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग केवल कैंटन्स में होता है। दूसरा है जनमत संग्रह। दूसरी विधि जिसे कि जनमत संग्रह कहा गया है, इसके माध्यम से स्विस नागरिक अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करते हैं। जनमत संग्रह के माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से देश के संवैधानिक एवं अन्य साधारण प्रकार के कानूनों पर अपना मत प्रकट करके शासन कार्य में भाग लेते हैं। इसका प्रयोग कैंटन्स और केंद्र दोनों में होता है। नए संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 140 है उसमें कहा गया है कि अनिवार्य जनमत संग्रह का प्रावधान होगा और अनुच्छेद 141 में ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान होगा। तीसरी जो विधि है वो है आरंभक। आरंभक जो है वो स्विट्जरलैंड के नागरिकों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक होने के अधिकार का प्रयोग करने का मौका देती है। इसके माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से कानूनों के मसविदों को प्रस्तुत करते हैं। इसका प्रयोग केंद्र और कैंटन्स दोनों में होता है। नए स्विस संविधान के अनुच्छेद 138 और 139 के द्वारा आरंभक के प्रावधान किए गए हैं। प्रत्यावर्तन है रिकॉल यानी वापस बुलाने की प्रणाली। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि स्विट्जरलैंड केंद्र और कैंटन्स में उसकी शक्ति विभाजित है। तो केंद्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्या रूप है और कैंटन्स में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्या रूप है। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो मेथड्स हैं या जो उपकरण हैं वो लोकसभाएं, जनमत संग्रह, आरंभक और प्रत्यावर्तन है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि लोकसभाओं का जो प्रयोग है वो कैंटन्स में ही होता है, केंद्र में नहीं होता। केंद्र में केवल जनमत संग्रह और आरंभक दो साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्विट्जरलैंड की जो केंद्रीय व्यवस्था है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस तरीके से कार्य करता है ये देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसमें से केवल जनमत संग्रह और आरंभक का प्रयोग ही केंद्रीय स्तर पर किया जाता है। जनमत संग्रह यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोग की पहली विधि जिसे केंद्र में काम में लाया जाता है।
जनमत संग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है कि आवश्यक सम्मति मांगी जाए, अर्थात विधानमंडलों द्वारा प्रस्तावित और पारित विधेयकों पर जनता की सहमति ली जाए। यदि मतदाताओं के बहुमत का उसे समर्थन मिल जाता है तो विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृत समझा जाता है, अन्यथा जनता की स्वीकृति नहीं मिलने पर या जनता की स्वीकृति का बहुमत प्राप्त नहीं होने पर उस विधेयक को अस्वीकृत माना जाता है। जनमत संग्रह दो प्रकार से होता है। पहले प्रकार का जनमत संग्रह अनिवार्य जनमत संग्रह कहलाता है और दूसरे प्रकार का जनमत संग्रह वैकल्पिक या ऐच्छिक जनमत संग्रह कहलाता है। अनिवार्य जनमत संग्रह का तात्पर्य क्या है? स्विस संविधान में संशोधन, चाहे वो पूर्ण संशोधन हो या आंशिक संशोधन, तब तक स्वीकार्य नहीं होता जब तक कि जनमत संग्रह के द्वारा उसे समर्थन प्राप्त ना हो जाए। स्विस संविधान के अनुच्छेद 195 में कहा गया है कि संघ का संशोधित संविधान या उसका कोई संशोधित अंश तभी क्रियान्वित हो सकेगा जब मत देने वाले स्विस नागरिकों का बहुमत अथवा कैंटनों का बहुमत उसे स्वीकार ना कर ले। ऐच्छिक जनमत संग्रह का तात्पर्य है कि ऐच्छिक जनमत संग्रह की व्यवस्था संघ के कानूनों के लिए सन 1854 में की गई। इसके अनुसार स्विस संविधान के अनुच्छेद 89 में संघ के सब कानूनों अथवा सब कानूनों पर लागू होने वाले सब अध्यादेशों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाए। यदि मत देने का अधिकार रखने वाले 30,000 नागरिक या 8 कैंटनों के 30,000 स्विस नागरिक उनके विषय में ऐसी मांग करें तो ऐसी मांग करने के लिए 90 दिन का समय नियत किया जाता है और किसी भी कानून या आदेश के प्रकाशन के लिए 90 दिन के अंदर ऐसी मांग कर दी जाए तो उस कानून या अध्यादेश के विषय में जनमत संग्रह कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा नहीं। नए संविधान के अनुच्छेद 141 में भी जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया है। इस नए अनुच्छेद के अंतर्गत 50,000 स्विस नागरिक या 8 कैंटन निम्न में से किसी भी विषय पर जनमत संग्रह की मांग रख सकते हैं। ये मांग कानून के पारित होने, आदेश जारी होने या संधि सम्मत होने के 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए। तो जो जनमत संग्रह है वो दो प्रकार का है, एक अनिवार्य जनमत संग्रह और एक ऐच्छिक जनमत संग्रह। अनिवार्य जनमत संग्रह जिस पर अनिवार्य रूप से जनता का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। ऐच्छिक जनमत संग्रह यदि एक आवश्यक संख्या में जनता के द्वारा जनमत संग्रह कराए जाने की मांग रखी जाए तो उस विधेयक या प्रस्ताव पर जनमत संग्रह करवाया जाता है। जनमत संग्रह के अपने गुण और अपने दोष हैं। जनमत संग्रह के यदि गुणों की बात हम करें तो हम कह सकते हैं कि जनमत संग्रह के द्वारा जनता की वास्तविक इच्छा ज्ञात की जा सकती है। इसके द्वारा लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है वो मूर्त रूप धारण करता है। जनमत संग्रह के द्वारा राजनीतिक दलों का महत्व कम हो जाता है, जिससे कि संकीर्ण दलीय मनोवृत्ति भी कम होती है। जनमत संग्रह के द्वारा व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर नियंत्रण रखा जाता है। वहाँ की कार्यपालिका के पास वीटो की शक्ति नहीं है, अतः व्यवस्थापिका को नियंत्रित रखने के लिए जनमत संग्रह के रूप में जनता को जो है वो वीटो पावर प्राप्त है। जनमत संग्रह की व्यवस्था शासकों और नागरिकों के बीच निकटतम संपर्क को बनाए रखती है। जनमत संग्रह की व्यवस्था के कारण विधायिका सदा सतर्क और सावधान रहती है। जनमत संग्रह के जहाँ गुण हैं वहाँ थोड़े दोष भी हैं। जैसे जनमत संग्रह के कारण विधायिका की प्रतिष्ठा घट जाती है। विधायिका के सदस्य विधायक की कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, वो विधि निर्माण में कम रुचि लेने लगते हैं। साथ ही साथ जनमत संग्रह के द्वारा अंतिम जो उत्तरदायित्व है वो जनमत पर डाला जाता है, जो यथार्थ में अमूर्त है। विधि निर्माण इतना जटिल कार्य है कि सामान्य रूप से जनता उसे समझ नहीं पाती। अतः यदि वास्तविक रूप
से देखा जाए तो जनमत संग्रह उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि देखने और सुनने में लगता है। जनमत संग्रह में विधेयकों के संशोधन की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि या तो विधेयक पूर्णतः स्वीकार कर लिए जाते हैं या पूर्णतः अस्वीकार कर लिए जाते हैं। बार बार मतदान में भाग लेने में जनता की इतनी रुचि नहीं रहती और वो जनमत संग्रह के प्रति लापरवाही और अरुचि भी दिखाने लगती है, जिससे कि जनमत संग्रह की जो प्रासंगिकता है वो धूमिल होती हुई दिखाई देती है। तो जनमत संग्रह जो है वो जनता के द्वारा प्रशासन में भागीदारी, सीधे सीधे भागीदारी निभाने का या प्रशासन में भाग लेने का एक मेथड है, एक उपकरण है, एक तरीका है। दूसरा जो तरीका केंद्र में काम में लाया जाता है जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने का, वो है आरंभक। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केवल संविधान में संशोधन अथवा पुनर्परीक्षण के संबंध में ही आरंभक की व्यवस्था की गई है। साधारण कानूनों के संबंध में आरंभक की व्यवस्था नहीं की गई है। आरंभक के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी विधेयक का प्रारूप तैयार करने या प्रस्ताव के रूप में विधानमंडलों से इस बात की मांग करे या विधानमंडल उसके प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर जनमत संग्रह कराया जाए। इस प्रकार का जो प्रस्तावाधिकार है उसको आरंभक कहा जाता है। और आरंभक जो है वो जनता को विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। आरंभक का अभिप्राय है जनता के द्वारा विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार। आरंभक के द्वारा नागरिकों को सिर्फ संविधान में संशोधन करने की मांग करने का अधिकार है। साधारण विषयों पर कानून बनाए जाने की मांग करने का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि संशोधन के लिए आवेदन पत्र पर कम से कम 50,000 नागरिक मतदाताओं के हस्ताक्षर हों अथवा जिनका संग्रह 6 माह के अंतरकाल में किया गया हो, तभी आरंभक प्रभावी होगा। आरंभक 2 उद्देश्यों से किया जाता है, आंशिक संशोधन के लिए और पूर्ण संशोधन के लिए। आंशिक संशोधन के लिए संविधान के किसी एक अंश आदि में संशोधन आंशिक संशोधन कहलाता है। जनता का आरंभक जो है वो जनता आरंभक का प्रयोग जो है वो 2 प्रकार से कर सकती है, संशोधन प्रस्ताव का पूरा प्रारूप तैयार करके या संशोधन प्रस्ताव की एक मोटी मोटी रूपरेखा प्रस्तुत करके। यदि 1 लाख मतदाताओं ने संशोधन प्रस्ताव का पूरा प्रारूप तैयार करके दिया है और उस पर संसद के दोनों सदन सहमत हैं, तो प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराया जाता है। और यदि दोनों सदन सहमत नहीं है तो जनमत संग्रह द्वारा संशोधन पर स्वीकृति लेने से पूर्व उसे जनता की सहमति लेनी होती है। दूसरा तरीका है संशोधन की मोटी मोटी रूपरेखा तैयार करना। यदि संशोधन की मोटी मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है तथा संघीय संसद के दोनों सदन उससे सहमत नहीं हैं, तो जनमत संग्रह द्वारा उस पर जनता की सहमति ली जाती है। यह है आंशिक संशोधन। पूर्ण संशोधन जब करना होता है तो प्रक्रिया भिन्न होती है। उसकी प्रक्रिया है कि यदि 1 लाख मतदाताओं ने आरंभक के द्वारा संविधान में पूर्ण संशोधन की मांग रख दी हो या पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव का आरंभक किसी एक सदन में किया गया हो परंतु दूसरा सदन उससे सहमत नहीं है, तो दोनों दिशाओं में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहली जो प्रक्रिया होगी वो होगी प्रस्तावित संशोधन सर्वसाधारण के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। दूसरा, सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृति होने पर संघीय विधानमंडल में उसका पुनर्निर्वाचन होगा। यदि कैंटनों के बहुमत की स्वीकृति
जो है उसकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है पुनर्निर्वाचन के पश्चात संघीय विधानमंडलों के दोनों सदन उक्त प्रस्तावित संशोधन पर विचार रखेंगे और बहुमत द्वारा पारित होने पर वो संशोधन प्रस्ताव सर्वसाधारण तथा कैंटनों के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अब आरंभक के भी जनमत संग्रह की भांति अपने गुण और दोष हैं। आरंभक के गुणों के रूप में हम देखते हैं कि आरंभक द्वारा जनता विधायिका के उन आवश्यक विधियों को पारित करने के लिए विधायिका को विवश करती है जिसकी उपेक्षा विधायिका कर देती है। आरंभक के द्वारा कभी कभी जनता की उत्कृष्ट योजनाएं भी प्रस्तुत होती हैं। आरंभक के द्वारा व्यवस्थापिका को अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव जागरूक रखा जाता है और आरंभक जो है वो विधायिका की भूलों का उपचार है। लेकिन साथ ही साथ आरंभक के कुछ दोष भी हैं, जैसे जनता में विधेयक का प्रारूप तैयार करने की प्राय इतनी योग्यता नहीं होती, अतः आरंभक के द्वारा जो संशोधन या विधियां निर्मित होंगी वो जटिल और दोषपूर्ण हो सकती हैं। आरंभक की प्रथा से पेशेवर राजनीतिज्ञों का महत्व बढ़ जाता है। उन्हें जनता को भड़काने और गलत रास्ता बताने का अवसर प्राप्त हो जाता है। आरंभक की विधि अत्यंत ही विलंबकारी और खर्चीली है। इससे प्राय सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पाते। तो हम यदि केंद्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो केंद्र में जनमत संग्रह और आरंभक इन दो विधियों का प्रयोग करके जनता जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इस्तेमाल करती है। कैंटन्स की यदि बात करें तो स्विस कैंटन्स में लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तीनों उपकरणों लोकसभाएं, जनमत संग्रह और आरंभक तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगले लेक्चर में हम स्विस कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।